भारतीय ज्ञान पद्धति में मौखिक और लिखित प्रमाण विषयक व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वक्ता हैं प्रोफेसर भरत गुप्त, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यास के सदस्य हैं। आज की अध्यक्षता करेंगे महामहोपाध्याय प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी, जो निदेशक हैं वीएल शोध संस्थान दिल्ली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2003 में पांडुलिपियों के संरक्षण और भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा में सन्निहित ज्ञान को अनावृत करने के उद्देश्य से की गई। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में पांडुलिपियों का संरक्षण एवं परिरक्षण, पांडुलिपियों का प्रलेखन, पांडुलिपियों का प्रकाशन, पांडुलिपि शास्त्रों के अध्ययन में शोध एवं राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय की स्थापना करना है। मिशन के प्रमुख उपलब्धियों में लगभग 44 लाख पांडुलिपियों का सूचीकरण, लगभग 4 करोड़ पन्नों का संरक्षण, लगभग 3.25 लाख पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन, 103 पुस्तकों का प्रकाशन और 350 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन है। भारत में पांडुलिपियों का एक लंबा इतिहास है। देश की मौखिक परंपराओं को कॉम्प्लीमेंट करती ये पांडुलिपियां दर्शन, धर्मशास्त्र, कला, साहित्य और विज्ञान के रूप में विविध ज्ञान को समेटे हुए अनुभव, विचार और व्यवहार में भारत की बहुलतावाद में विभिन्न पांडुलिपि व्याख्याओं को फलने फूलने का आधार प्रदान किया। आज का व्याख्यान भी इसी से संदर्भित है। भारत के पास 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के होने का अनुमान है, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। विभिन्न भाषा, लिपि एवं विषयों में होने के कारण अभी तक हम कुछ ही पांडुलिपियों तक पहुंचे हैं। इसके लिए जन जागरण की जरूरत है। जीवन यापन से संबंधित ऐसा शायद ही कोई विषय हो जो हमारे पांडुलिपियों में नहीं है। और इसी उद्देश्य से मिशन ने 2005 में तत्वबोध व्याख्यानमाला का आयोजन शुरू किया। तत्वबोध का अर्थ है ज्ञान के आधारभूत तत्वों को समझना। अभी तक हुए व्याख्यानों को तत्वबोध प्रकाशन श्रृंखला के अंतर्गत 7 वॉल्यूम में प्रकाशित किया जा चुका है और वह मिशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोविड-19 महामारी के कारण हमने मई में तत्वबोध का ऑनलाइन सीरीज शुरू की। हर एक महीने के अंतिम रविवार को शाम 5 बजे हम देश के मूर्धन्य विद्वानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपका सहयोग इसमें वांछनीय है। आज इसकी 8वां संस्करण है। आज के वक्ता हैं प्रोफेसर भरत गुप्त, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के सदस्य हैं। प्रोफेसर गुप्त दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिनकी कला के क्षेत्र में खासी प्रसिद्धि है। वह एक क्लासिसिस्ट, थिएटर सिद्धांतकार, सितार और सुरबहार के हस्तसिद्ध कलाकार, संगीतज्ञ, सांस्कृतिक विश्लेषक और समाचार पत्र स्तंभकार हैं। उनके लेखन ने प्राचीन यूनानी नाटक की धारणा को पश्चिमी रंगमंच की उत्पत्ति के रूप में बदल दिया है और प्राचीन भारतीय रंगमंच के साथ एक इंडो यूरोपियन मंच के रूप में इसको स्थापित किया है। उन्हें नाट्यशास्त्र और शास्त्रीय ग्रीक थिएटर पर एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी और पारंपरिक भारतीय शिक्षण प्रणाली दोनों में प्रशिक्षण प्राप्त की है। उन्होंने धर्मशास्त्रों सहित संस्कृत के मूल ग्रंथों और कला को आधुनिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। 35 से अधिक वर्षों से उन्होंने भारतीय संगीत और रंगमंच के सिद्धांत पर भारत, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ग्रीस के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिया है और इन विषयों को पढ़ाया है। वह ग्रीस के एक विजिटिंग प्रोफेसर थे और नाटक के लिए ओनासिस पुरस्कार के जूरी के सदस्य रहे हैं। वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में विजिटिंग फैकल्टी हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक रिसोर्स स्कॉलर रहे हैं, जहां वे वर्तमान में ट्रस्टी और कार्यकारी सदस्य हैं। वह भारत के कई अन्य प्रमुख केंद्रों और कला अकादमियों, जैसे कि कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म संस्थान, संगीत अकादमी मद्रास, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, हैबिटेट सेंटर, कला क्षेत्र चेन्नई और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकों में शामिल है ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स ग्रीक एंड इंडियन, नाट्यशास्त्र चैप्टर 18, एंशिएंट स्केल्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, 12th ग्रीक पोएम into Hindi,
एंड इंडिया ए कल्चरल डिक्लाइन और रिवाइवल प्रमुख हैं। विभिन्न विषयों पर उनके 120 से अधिक वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। आज के व्याख्यान के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए सर मिशन आपका आभारी है और आपका स्वागत करता है। आज के अध्यक्ष हैं महामहोपाध्याय प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी, जो एक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट हैं। 2005 में भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा आपको आधुनिक संस्कृत विद्वान के रूप में सम्मानित किया गया। आपको दिल्ली संस्कृत अकादमी, अखिल भारतीय संस्कृत सेवा सम्मान सहित विभिन्न भारतीय संस्थानों और संस्कृत अकादमियों द्वारा सम्मानित किया गया, जिनमें यूपी संस्कृत अकादमी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, हिंदी साहित्य सम्मेलन और हाल ही में इलाहाबाद से मीरा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। आपके द्वारा वेद और पुराण जैसे विषयों पर 9 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। संस्कृत साहित्य, कला और वास्तुकला, अनुष्ठान और दर्शन आदि पांडुलिपियों से 22 से अधिक संस्कृत ग्रंथों का संपादन आपने किया है, जो ज्यादातर GN झा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली से प्रकाशित है। प्राचीन इतिहास, एपिग्राफी, अनुष्ठान, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य और पाठ्य आलोचना से संबंधित विभिन्न विषयों पर अंग्रेजी, जर्मन, संस्कृत और हिंदी में 120 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित है। सर, मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले मुझे आपका बायोडाटा डिजिटाइज करने का मौका मिला था, लगभग 10 साल पहले, और वो लगभग 100 पृष्ठों का वो अपने आप में एक पुस्तक है। और मुझे लगता है कि उसको पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा कोई भी विषय संस्कृत वाङ्मय में नहीं छूटा है जिस पे आपका कार्य नहीं है। मेरे लिए तो संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि आप संस्कृत के मोबाइल इंसाइक्लोपीडिया हैं, और किसी भी विषय पे जहाँ कहीं पे भी डाउट होती है, हम किसी न किसी तरह से आपके पास ही पहुँचते हैं। आपने देश और विदेश के कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपनी सेवा दी है। केंद्र के कलाकोश विभाग के अध्यक्ष के साथ साथ आप राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और मिशन के प्रति आपका विशेष स्नेह रहा है। आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की, इसके लिए मिशन आपका आभारी है और आपका स्वागत करता है। अब सर, मंच आपको मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय झा जी। आप हमारे वर्तमान में निदेशक हैं और आपकी अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन निरंतर अधिकाधिक उन्नति कर रहा है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को आज तत्वबोध व्याख्यान के लिए बोलने के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। ये भी बहुत क्योंकि प्रोफेसर भरत गुप्त का समय प्राप्त कर लेना और उनको बोलने के लिए राजी कर लेना ये कोई सामान्य काम नहीं है, क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते हैं, इतनी जगह से उनको निमंत्रण मिलता रहता है कि वस्तुतः उनके पास समय ही नहीं रहता। लेकिन उनका IGNCA के ऊपर और आप लोगों के ऊपर, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के ऊपर विशेष स्नेह है, इसलिए उनके द्वारा ये स्वीकार करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। और आपने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद। भरत जी का आपने जो इतना लंबा परिचय दिया, उससे मैं स्वयं अब थोड़ा सा क्या कहूँ कि मैं आतंकित अनुभव कर रहा हूँ। और अब हम आशा करते हैं कि आज उनसे कुछ बहुत ही नई बातें हमको सुनने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही शास्त्रों का, विशेष रूप से नाट्य शास्त्र का और विभिन्न साहित्य शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया है। इतना लंबा उनका अनुभव है। देश विदेश में वो गए हैं और देश विदेश में उन्होंने व्याख्यान दिया है, वहाँ के विद्वानों के साथ में उन्होंने चर्चा भी की है। तो इसलिए एक बहुत ही लोकप्रिय विषय पर वो बोल रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः लेखन परंपरा भारत में कितनी प्राचीन है, इस विषय में बहुत
एपिग्राफिस्टों के बीच में, आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में और इंडोलॉजिस्ट के बीच में बहुत लंबी बहस चली आ रही है। वेदों की रचना कैसे हुई, कैसे उनका संरक्षण हुआ, क्या पूर्णतया मौखिक हुआ या किसी भी स्तर पर प्राचीन समय में ही लेखन परंपरा भी उसके साथ में जुड़ी रही। ये सब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर देशी और विदेशी विद्वानों के विचारों में बहुत ही वैभिन्न है, मत वैभिन्न है। और आज हम उनसे इस विषय में उनका मत जानने का प्रयास करेंगे और हमको आशा है कि उससे इस विषय पर कुछ नया प्रकाश पड़ेगा। तो मैं अत्यंत विनम्र भाव से आज के आदरणीय वक्ता महोदय प्रोफेसर श्री भरत गुप्त जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया अपनी वक्तृता प्रारंभ करके हम सबको अनुग्रहित करें। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रोफेसर जी श्री त्रिपाठी जी, प्रोफेसर प्रतापानंद झा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे अग्रजों और विशेषकर त्रिपाठी जी जैसे परम विद्वान, और मैं तो उनको हमेशा अग्रज ही मानता हूँ, उनके साथ बैठकर कुछ कहने का मुझको ये सुअवसर दिया गया है। मैं इसके लिए IGNCA का और नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं कितनी महत्वपूर्ण बातें आज कह पाऊंगा, लेकिन मैं सच्चे हृदय से कुछ जो इस विषय पर मेरे मन में चलता रहा है वर्षों से, और मैंने कई ओर से और कई लोगों से जो बातें सुनी हैं, उसको समझकर कुछ जो अपना मत बनाया है इसके बारे में, और जिसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ, वो मैं आपके समक्ष रखने की धृष्टता कहें तो कर रहा हूँ। तो विद्वान देखेंगे, और मैं मानता हूँ कि लगभग जैसा भारत में होता आया है, ये दोनों परंपराएं अत्यंत प्राचीन हैं, लगभग अनादि हैं और एक दूसरे की ये पूरक रही हैं। अब प्रायः सामान्य लोग, विद्वानों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सामान्य लोग ऐसा मानते हैं कि भारत जो है वो विद्या के क्षेत्र में मौखिक माध्यम के ही आधार पर चल रहा है। मतलब अंग्रेजी में प्रायः ये सुनने में आता है वी आर एन ओरल कल्चर। ये एक तरह का जिसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप वाक्य है, और अधिकांश अच्छे पढ़े लिखे लोग भी यही मानते हैं कि वी आर एन ओरल कल्चर। तो अब तथ्य तो ये नहीं है, तथ्य बिल्कुल भिन्न है इससे। और तथ्य मात्र इतना है कि जिस तरह से हमें वैदिक वाङ्मय का और वैदिक मंत्रों का अति प्राचीन काल से इतिहास का ज्ञान होता है, लगभग उसी समय में हमें आलेखित मुद्राओं का भी ज्ञान होता है, जिसको हम आज सिंधु सभ्यता कहते हैं, पहले जिसको हम हड़प्पा कल्चर कह रहे थे। तो वहाँ 2000 से अधिक मुद्राएं या सील्स हैं, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखा ही गया है। केवल जीव जंतु और मनुष्य इत्यादि ही आटंकित नहीं हैं, चित्र ही नहीं बने हैं, बल्कि एक लिपि है। अब ये बात दूसरी है कि उस लिपि को पढ़ने के करीब करीब 400-500 प्रयास हो चुके हैं, और आज तक वास्तव में उस रहस्य को कोई उद्घाटित नहीं कर पाया है, और ये कोई नहीं कह पाया कि देखिए ये लिखा है प्रमाणिक तौर पर। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि वो लिपि है, और वो लिपि और वो जो सील्स हैं वो करीब करीब 3000 वर्ष पुरानी तो हैं,
क्योंकि लगभग 2000 वर्ष ईसा से 2000 वर्ष पूर्व तो बड़ा स्पष्ट है कि जब बहुत बड़ा एक विप्लव हुआ जिसको टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं और सरस्वती नदी जो थी वो एक दूसरी ओर बहने लगी और यमुना बन गई, तब उससे पहले ये सब वर्तमान था, ये सब हमें आज मिलता है। तो इस बात पर तो संशय या विद्वानों में मतभेद है कि वैदिक आर्य बाहर से आए या यही थे, या वैदिक आर्यों ने कब मंत्रों की रचना या संहिताओं को कब बनाया। इसके ऊपर तो बहुत सारे मत हैं और आज का वो विषय नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है कि ये जो मुद्राएं हैं, ये जो सील्स हैं, ये तो प्रायः 3000 वर्ष पूर्व ईसा से थी। तो लेख का प्रमाण जो है वो तो हमें इतना मिलता है। अब बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि वैदिक संहिताएं इससे भी पुरानी हैं, वो ईसा से 4000 वर्ष पूर्व की हैं। जैसे ग्रीक विद्वान मेरे मित्र काजानास का यही कहना है कि ये सिंधु सभ्यता से पहले है वैदिक काल, और संहिताओं की रचना जो है वो उस समय हो चुकी है। लेकिन इस विवाद में न जाकर अगर हम ये देखें कि आलिखित सामग्री कब है, तो ये निर्विवाद रूप में थी। दूसरे, आर्य चाहे पहले थे इससे या इसके बाद थे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इस सामग्री के प्रति सजग रहे ही ना हो। कुछ लिखा जाता है, शब्द को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आकृति दे दी जाती है, आलेख दे दिया जाता है, इतना तो उनको पता ही होगा। चाहे वो हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति थी, चाहे वो बाद की थी, क्योंकि अगर बाद की भी थी तब भी उनको पता होना चाहिए, और पूर्व की थी तो भी उन्होंने इसके विकास को या इसके प्रचार प्रसार को देखा होगा। तो ये मान लेना कि कोई संबंध ही नहीं था वैदिक वाङ्मय का उस आलेख से, ये मेरे विचार से कुछ तर्कसंगत बात नहीं लगती। लेकिन इतना भी है जो एक प्रकार से गुत्थी उलझी हुई है, वो ये है कि इन दोनों का परस्पर संबंध क्या था इसके विषय में नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो पूरा, जिसको हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, वो हम न पढ़ लें, तब तक हम नहीं कह सकते। यहां मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो भी आलिखित था भारत में वो उस समय था। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो लिपि नहीं थी किसी प्रकार की, वो केवल कुछ संकेत या कुछ प्रकार के प्रतीक इत्यादि थे, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। लेकिन प्रायः ये माना जाता है कि वो कोई लिपि थी, और उस लिपि को, और अगर संकेत भी थे तो संकेत का बनाना भी वास्तव में अर्थ के प्रवर्तन के लिए ही तो होता है, और उस अर्थ का किसी न किसी शब्द और भाषा से जुड़ाव भी होता है। तो बात वही लौट कर आ जाती है कि जब तक हम गुत्थी नहीं सुलझा लेते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि संबंध क्या है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं, बिल्कुल निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि वैदिक काल में भी लेखन हुआ करता था। अब प्रश्न ये उठता है कि वैदिक मंत्रों को क्यों नहीं लिखा गया। अब कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, लिखा भी गया था, कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी मिलते हैं बाद के प्राचीन काल में भी लिखा गया था। लेकिन मैं समझता हूं कि वो मत इसलिए ठीक नहीं है कि अगर वैदिक मंत्रों को कहीं लिखा जाता तो अष्ट विकृति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, अष्ट विकृति का जो इतना महाप्रयास हुआ, और संस्कृति के क्षेत्र में, यानी विश्व संस्कृति के क्षेत्र में, वो एक विलक्षण चीज है।
न भूतो न भविष्यति वाली बात है वो, कि आपने एक संहिता को 8 प्रकार से उच्चारित करके याद किया और उसकी परंपरा हुई, और प्रायः विद्वान ये मानते हैं कि वो जैसा पहले था वैसा ही आज तक है। जितना भी बाकी है, बहुत कुछ मिट गया, बहुत थोड़ा सा बाकी है, लेकिन जितना भी बाकी है, तो ये जो भागीरथ प्रयास हो गया, इसके पीछे कोई ना कोई विचार था। और उसके पीछे एक मेरी मति तो यही कहती है कि उसके पीछे ये विचार था कि लिखने से वो शब्द भी बिगड़ जाएगा और उच्चारण भी बिगड़ जाएगा। यानी उसका संरक्षण, शब्द का संरक्षण, शब्द से अर्थ लिखित स्वरूप नहीं है, वाचिक स्वरूप है, जो बोला गया, जो नाद स्वरूप है, स्वर स्वरूप है। तो जो वो स्वर स्वरूप है, वो लिखने के बाद आगे सिखाया नहीं जा सकता। यानी लिपि जो है वो केवल एक संकेत होती है। और जितने भी लोगों का हमारा संबंध किसी प्रकार की प्रदर्शनात्मक कलाओं से है, परफॉर्मिंग आर्ट से है, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। आप किसी को संगीत नहीं सिखा सकते उसको स्वर लिपि बताकर। स्वर लिपि के द्वारा कोई संगीत न सीख सकता है, न बजा सकता है, न उसकी साधना कर सकता है। तो ये तो आज भी सिद्ध है, बड़ी अच्छी तरह से हम सब इस बात को समझते हैं। तो अगर वैदिक मंत्रों को, वैदिक वांग्मय को अगर शब्द रूप में रखना था, तो इसलिए अष्टविकृति की रचना हुई, इतना बड़ा प्रयास हुआ, और इसलिए उसको न लिखना आवश्यक था। अच्छा, अब एक यहां दूसरी भी चीज है, और वो क्या है? अब ये प्राय माना गया कि देवता जो हैं वो केवल 3 प्रकार के स्वरों के उच्चारण से प्रसन्न नहीं होते, वो सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब सामगान होता है। तो सामगान जो है वो भी आप लिख तो नहीं सकते। जिस तरह से आप संगीत नहीं लिख सकते, इस तरह से आप सामगान नहीं लिख सकते। आप कुछ चिन्ह बना सकते हैं, जैसे आधुनिक संगीत के लिए आप किसी एक स्वर, चढ़ा स्वर या उतरा स्वर, उसका कोई निशान, कोई प्रतीक आप बना सकते हैं। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो शिक्षा जो है वो केवल गुरुमुख से होगी, और वही उसका कारण था। तो इसलिए सामगान की जितनी शिक्षा थी वो तो निस्संदेह गुरुमुख से ही होती थी, और इसी तरह से बाकी भी जितने प्रकार के, यानी जितने प्रकार की परंपराएं थी ऋग्वेद के लिए और यजुर्वेद के लिए और अथर्ववेद के लिए, वो सब, और बाद में जो उपांग थे, उपनिषद इत्यादि थे, वो सब मौखिक रूप से ही दिए जाते थे। तो इसका कारण यही था, और इसी कारण से वो सबको सिखाया नहीं जा सकता था, केवल अधिकारी को सिखाया जा सकता था। आज की जो धारणा है कि हम सबको वो शिक्षा चाहिए, जैसे आज हम बाजार में जाकर 4 वेद खरीद कर ला सकते हैं और फिर उनको पढ़ सकते हैं, तो ये अधिकार सबको होना चाहिए, और जिनको नहीं है या जिनको उस जमाने में नहीं दिया गया तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो यहां एक बात समझने की आवश्यकता है कि आज जो हमारा विचार है वेद के प्रति, वैदिक वांग्मय ही नहीं, वेद संहिता के प्रति, वो अलग है। आज हमारे लिए एक पुस्तक है, आज हम उसको साहित्य के रूप से देखते हैं, आज हम उसको इतिहास के रूप में भी देखते हैं, और अधिकांश अध्ययन जो होता है वैदिक साहित्य का, यानी अब साहित्य वैदिक साहित्य हो गया, तो वो इस दृष्टि से होता है। लेकिन प्राचीन काल में तो वो उपासना थी, प्राचीन काल में तो उसका विनियोग होना था, प्राचीन काल में तो वो यज्ञ के लिए ही थी, वो यज्ञ के लिए ही थी, और उसका कोई अन्यत्र प्रयोग नहीं था। और जो समझा, और वो यज्ञ का ही हिस्सा थी, उपासना का ही हिस्सा थी।
गूढ़ तत्व समझाया भी जाता था तो वो मौखिक रूप से समझाया जाता था जो शिक्षा होती थी। तो ये हम अंतर समझें कि क्यों वेद का मौखिक रूप से संरक्षण इस प्रकार से हुआ, ये बहुत आवश्यक है समझना। और जो हमने आज धारणाएं बना ली हैं कि मौखिक किस प्रकार से था, उसके बारे में ये जानना आवश्यक है कि आज हमारी जरूरतें दूसरी हैं। आज हम संहिता का, वैदिक वांग्मय का दूसरे ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। आज हम उसको एक तरह से ओपन टेक्स्ट के रूप में, जिसको एक मॉडर्न क्रिटिकल थियोरी में टेक्स्ट कहा जाता है, हम उस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं कि ये तो एक डॉक्यूमेंट है, ये एक इतिहास के काल का डॉक्यूमेंट है और इसका तरह तरह से अध्ययन होगा। वो उनका लक्ष्य नहीं था, वो उनका प्रयोजन नहीं था, उनका प्रयोजन भिन्न था। इसलिए उनका व्यवहार और उसको संरक्षित करने का कारण भी, अगर वो उनका कारण नहीं होता तो मैं समझता हूं कि वेद आपको आज सुलभ नहीं होते। बहुत आवश्यक है कि प्रायः वैदिक उच्चारण या तो 3 स्वर में है अथवा सामगान में है। और उस समय में इन मंत्रों का उच्चारण या गान, गायन शब्द का प्रयोग नहीं होता था, होता है अब भी वेद के लिए गान ही होता है। गानम अस्य योनिर्भवेद गानम, तो मतलब ये गान है। तो ये केवल जिस परंपरा से इसको संरक्षित किया गया, जिन शाखाओं में किया गया, वैसे ही करना था। तो अगर मंत्र को गाया भी जाएगा तो सामगान में गाया जाएगा, वो उस समय की लौकिक धुनों में नहीं गाया जाएगा। तो उस समय की जो लौकिक धुनें थी और जो उत्कृष्ट धुनें थी, जिनको हम गांधर्व कहते थे, जिसको आज हम संगीत कहते हैं या क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, उनमें उनका गाना वर्जित था, उनका गाना नहीं हो सकता था। अब आज स्थिति दूसरी है। अब पिछले 50 वर्षों से गायत्री मंत्र को लोग केदार में और राग कल्याण में और इसमें उसमें गाते हैं और दिन भर आप रिकॉर्ड सुनते हैं। लेकिन तब ऐसा इसलिए नहीं इसलिए नहीं वैध समझा गया था कि ऐसा करने से जो वेद के उच्चारण और गान की ध्वनि के साथ जो श्रद्धा और जो एकाग्रता जिस प्रयोजन से उत्पन्न होती है, वो नहीं होगी यदि आप उसको लौकिक धुनों में गाने लगेंगे। और ये आज भी होता है। आज अगर आप किसी घटिया सी फिल्म की ट्यून को लेकर तुलसीदास का कोई अच्छा सा भजन गाएं, तो वो 2 प्रकार की भावनाओं के बीच में टकराहट होती है। तो प्राचीन काल में ये बड़ा स्पष्ट था कि वैदिक पाठ, जितने भी प्रकार से पाठ होना है, वो 3 स्वरों में होगा और अलग अलग शाखाओं में होगा, अलग अलग परंपराओं में होगा। और इसी तरह से सामगान होगा और सामगान की भी अलग अलग परंपराएं थी। तो उन्होंने वैदिक को बिल्कुल अलग इस कारण से रखा था क्योंकि उसका विनियोग, उन सारे मंत्रों का विनियोग यज्ञ के लिए था, एक विशिष्ट प्रकार की उपासना के लिए था। आज आधुनिक काल में हमको ये बात समझनी चाहिए, इसीलिए ये लिखा नहीं गया। तो यहाँ देखिए, वेद के संबंध में मैं समझता हूँ कि ये एक स्पष्ट कारण था कि उसको हम आलिखित नहीं कर सकते थे, नहीं किया गया, और वो एक बहुत अच्छी चीज थी। आज जब आपने उसको आलिखित कर दिया तो उसका प्रयोजन बदल गया। जैसे ही वेद छपने लगा, अब वो बात दूसरी है कि वेद घर घर गया तो उसके बहुत लाभ हुए और दयानंद सरस्वती जी ने बहुत बड़ा काम किया। उस चिंतन की ओर हमें नहीं पढ़ना है या उसका परीक्षण नहीं करना है।
लेकिन बात यह है कि उसके लिखते ही और उसके घर घर जाते ही और लोग उसको जब पढ़ने लगे तो फिर वो उसका एक और उपयोग होने लगा। वो उपयोग कितना अच्छा है, सही है, गलत है, वो प्रश्न नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस विनियोग के लिए उन मंत्रों का को अपौरुषेय कहा गया था और जो उनका प्रयोग होना था वो फिर बदल गया। तो ये तो एक संबंध की बात है, लेकिन आगे चलकर जो अन्य रचनाएं थी, मैं रचना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं या ग्रंथ का प्रयोग कर रहा हूं, उन सब के लिए न तो अष्ट विकृति की तरह से उन सबके संरक्षण की आवश्यकता थी और न उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता था। तो इसलिए जो अन्य ग्रंथों की रचना हुई वो प्रारंभ में तो मौखिक ही रही। जैसे आप वाल्मीकि को देखें तो वाल्मीकि ने जो अपनी रचना की है, उस रचना का संरक्षण उन्होंने अपने शिष्यों को संगीत के द्वारा करवाया। तो उत्तरकांड में भी इसके बारे में विवरण है, बालकांड में भी थोड़ा सा है कि वो तंत्री लय समन्वित करके, तंत्री और लय से समन्वित करके उसके श्लोकों को उनको यानी गवाकर फिर उसका प्रचार प्रसार हुआ। और जो लोकोक्ति है कि लव और कुश ने उसको सीखा और फिर राम के दरबार में सुनाया, तो वो मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक घटनाओं के काफी निकट है। लेकिन कुछ ही समय बाद हमें यह प्रमाण भी मिल जाता है, महाभारत में बड़ा स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि व्यास ने अपनी रचना को लिखवा दिया। अब सवाल यह होता है कि जब वो लेख हो गया तो फिर यहां संबंध लिखित का और मौखिक का क्या बनता है। तो लिखित और मौखिक का अब जो संबंध बन रहा है उसको समझने के लिए मैं समझता हूं एक दूसरी विलक्षण घटना को समझना, या ये कहिए कि एक प्रकार से ज्ञान के माध्यम का विकास कैसे हुआ, इसको समझना आवश्यक है। और वो है पंचम वेद का प्रादुर्भाव। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि साहब ये जो पंचम वेद आया, यानी नाट्यशास्त्र को जो ब्रह्मा ने पंचम वेद कहा, तो ये तो अब ब्राह्मणों की पोंगापंथी है, ये केवल उन्हें अपना महत्व दिखाना है और अपनी अभिशंसा करनी है, इसके पीछे कोई ब्राह्मणवाद के अतिरिक्त और कुछ तथ्य नहीं है। लेकिन अगर हम इसको जरा गूढ़ दृष्टि से देखें तो ये भी एक ऐसी ही विलक्षण घटना है जैसी कि अष्ट विकृति थी। भारतवर्ष में एक बहुत अद्भुत घटना है कि ज्ञान के सर्वोपरि, ज्ञान की जो सर्वोपरि पराकाष्ठा वेद के स्वरूप में थी, उस ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाने का एक साधन, एक माध्यम नाट्य के द्वारा बना दिया गया। तो अब देखिए, नाट्य तो आप सब जानते ही हैं कि वहां लिखित नहीं है कुछ, वहां तो दृश्य और श्राव्य है। तो वहां तो केवल क्रीडनीयकमिच्छामो यत् श्राव्यम च दृश्यम भवेत्, यही मांगा गया था। तो वहां देखने को भी है और सुनने को भी है और दोनों एक साथ हैं। लेकिन अर्थ के प्रवर्तन में कुछ देखना और कुछ सुनना जब ये मिलता है तो आंगिक क्रियाएं सारी हो जाती हैं, और वो आंगिक क्रिया सात्विक वाचिक भी हैं, आहार्य भी हैं, वो 4 प्रकार की हैं। तो वो एक दूसरे प्रकार का माध्यम आ जाता है
जो किसी भी प्रकार के आलेखन के साथ साथ चलेगा, ये समझने की चीज है। जो नाट्य आ जाता है और जो वेद का मर्म है या जो कहानी है या जो इतिहास है या जो गूढ़ तत्व है, जब उसको लोगों तक फैलाना है कथा के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, तो वहां अब आपने एक दूसरे प्रकार के कई माध्यमों को या चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को चुन लिया। अब ये भी लेखन के साथ साथ चलते हैं। तो केवल वो संगीत ही नहीं, सामगान ही नहीं, या त्रिस्वर पाठ ही नहीं, आगे चलकर सामान्य रूप से गांधर्व ही नहीं, बल्कि पूरा नाट्य जो है वो लिखित ग्रंथ के साथ चलता है। तो इसलिए ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र में एक तो नाट्य वेद बताया और एक नाट्य शास्त्र बताया। तो नाट्यशास्त्र तो लिखित है, नाट्यशास्त्र के तो अंग हैं और नाट्यशास्त्र की परंपराएं हैं, उसके गुरु हैं, उसके वृद्ध भरत हैं, फिर भरत हैं और फिर उनके शिष्य हैं इत्यादि। तो वो सब एक लिखित परंपरा है। अब यहां पांडुलिपि का प्रवेश है और यहां पांडुलिपि एक प्रकार से ऐसा सशक्त माध्यम बन जाती है ज्ञान को और शिक्षा को आगे बढ़ाने का, जो पहले केवल वैदिक काल में मंत्र के द्वारा और वेद के थोड़ा बाद के समय में केवल नाट्य के द्वारा ही चल रही थी। और मैं समझता हूं कि नाट्य से ही मूर्ति पूजा का विकास है। इसके ऊपर मैंने एक अच्छा लंबा लेख लिखा है, अभी कुछ दिन में प्रकाशित होने वाला है, और इसका प्रमाण मैंने नाट्यशास्त्र के 4थे अध्याय में पिंडी बंध के अंदर देखा है और वो दिया है कि कैसे पिंडी बंध के द्वारा सबसे पहले देवता के स्वरूप को साक्षात्कार किया जाता है नर्तकी के शरीर में। तो जब आपने देवता के स्वरूप को, यानी उन स्वरूपों को, जैसे ब्रह्मा हैं, जैसे इंद्र हैं, जैसे इंद्राणी हैं इत्यादि जो वैदिक देवता हैं, उन सबको साक्षात रंगमंच पर खड़ा कर दिया लाकर पिंडी बंध के द्वारा, तो ये एक दूसरा माध्यम हो गया, ये एक दूसरे प्रकार का आलेखन हो गया, ये नाट्य का एक अंग हो गया। और इसी सब के साथ जुड़ा हुआ है शास्त्र की रचना या पांडुलिपि का लिखना और फिर कारिकाओं का बनाना, नाट्य शास्त्र को नाट्य के अनुशासन के लिए बनाना, और इसी तरह से जितने भी वेदांग हैं, जितनी भी अलग अलग विद्याएं हैं, उन सब के शास्त्र बनते जाते हैं। तो ये जब हम ग्रंथ की भूमिका पर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्रंथ की भूमिका वैदिक वाङ्मय के साथ, संगीत के साथ और नाट्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी है। वो इसलिए जुड़ी है कि जो विद्या लोक में प्रचलित है, जो विद्या लोक में चल रही है, उसका फिर शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन, ये सब कैसे होगा? ये ग्रंथ के द्वारा होगा। तो जो ग्रंथ है वह केवल एक व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है, वो उन सारी परंपराओं के द्वारा है जो एक विषय या लक्ष्य विशेष के ग्रंथ हैं। तो जैसे आयुर्वेद एक लक्ष्य है, एक विद्या है, उसके लक्षण ग्रंथ हैं, बिल्कुल सुश्रुत इत्यादि उससे पहले भी। तो इसी तरह से नाट्य है, इसी तरह से अलग इतने सारे विषय हैं। यानी फिर कोई ऐसा विषय नहीं बचता भारत में जिसके ऊपर शास्त्र की रचना नहीं होती। काम शास्त्र की होती है, गंध शास्त्र की होती है, माला के शास्त्र की होती है, जो भी आप लौकिक रूप से उपयोग में लाते हैं उसकी होती है, और उस सारे ज्ञान को पांडुलिपियों में लिखा जाता है और उनका शिक्षा में
उपयोग होता है। तो देखिए, मौखिक और लिखित ये दोनों निरंतर साथ साथ चल रहे हैं। आज इसको समझना हमारे लिए बहुत कठिन है क्योंकि हम प्रिंट की दुनिया में जी रहे हैं। अब पिछले 200 वर्षों से भारतवर्ष, जिसको मेरे गुरु उनका नाम मार्शल मैक्लूहन था, आपने सुना होगा, जो मीडिया की विद्या के संस्थापक थे कनाडा में पिछली शताब्दी में, तो उसको वो गुटेनबर्ग गैलेक्सी कहते थे कि गुटेनबर्ग ने प्रिंट यानी प्रेस छपाई का प्रारंभ किया और किताबें निकली और लोग किताबों में पढ़ने लगे और ज्ञान यूरोप के अंदर केवल लिखित के द्वारा ही फिर अधिकांश रूप से, यानी ठीक है मौखिक रूप से भी उसकी शिक्षा होती थी, लेकिन अधिकांश रूप से वो लिखित के द्वारा ही प्रचालित और प्रसारित होने लगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा अंतर है यूरोप के 700 वर्ष के इतिहास में और हमारे भारतवर्ष के 4 या 5 हजार साल के इतिहास में, उसको हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ मौखिक और लिखित दोनों निरंतर चलते रहे। अब आप इसको इस प्रकार देखिए कि अगर आप प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति को देखें तो बच्चा घर में जन्म लेता है, उसके घर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, अगर वो वेद पाठी ब्राह्मणों के अंदर पैदा हुआ है कुल में तो बात तब तो है ही, अगर नहीं भी हुआ है तो जहां भी हुआ है, जिस परंपरा में भी हुआ है, वो किसी न किसी प्रकार का गायन, उपासना, संगीत सब कुछ सुन रहा है और उसमें से अधिकांश, जिसको हम अंग्रेजी में टेक्स्ट कहते हैं या वांग्मय कहेंगे, वो उसको 11-12 साल की उम्र तक कंठस्थ भी हो जाता था, अच्छी तरह से वो जान भी जाता था। क्योंकि पहले जमाने में प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल तो या स्कूल तो होता ही नहीं था ना, आपकी घर पे शिक्षा होती थी, उसके बाद आप कॉलेज जाते थे, गुरुकुल जाते थे, जो भी जाते थे। तो वो सारी शिक्षा आपको घर में मौखिक रूप से मिलती थी और लिखित रूप से भी मिलती थी, लेकिन उसका अभ्यास मौखिक रूप से हो गया। तो ये मौखिक की भूमिका है और उसके साथ लिखित की भूमिका है। लिखित की भूमिका का प्रारंभ उन लोगों के लिए था जो उच्च शिक्षा के लिए जाते थे, जिसको आज हम उच्च शिक्षा कहते हैं। प्राचीन काल में जो उपनयन के बाद, दीक्षा लेने के बाद गुरुकुल में होती थी और जो लोग उसकी शिक्षा लेते थे, तो वहां फिर ग्रंथ का कंठस्थ करना, यानी जो भी आपका टेक्स्ट है जिसमें आप विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको अभ्यास के द्वारा कंठस्थ कर लेते थे। अगर आपने आयुर्वेद का अभ्यास करना है, उस विद्या को जानना है, तो बहुत कुछ आपको गुरुकुल में आयुर्वेद आचार्य बताएंगे जो आपको कंठस्थ करना होगा और कई वर्षों तक वो जो टेक्स्ट था उसको कंठस्थ कर लिया जाता था, जिससे कि वो आपके लिए हृदयंगम हो जाए। और हृदयंगम का मतलब यहाँ सिर्फ रटा हुआ नहीं है, यानी वो आपके हृदय में प्रविष्ट कर गया है, आपके मन में प्रविष्ट कर गया है और वो आपके विचार की गति के साथ निरंतर आलोड़न में रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है समझने की। और फिर उसकी शिक्षा गुरु के द्वारा होती थी। यहाँ फिर पांडुलिपि का प्रयोग था, क्योंकि जितने भी शिष्य थे वो पांडुलिपियां पढ़ना, पांडुलिपियों की प्रति बनाना, कॉपी बनाना, ये भी करते थे। देखिए, पांडुलिपि की, किसी भी पांडुलिपि की कोई एक निश्चित आयु होती है, 50 साल, 60 साल, 100 साल। अब ये ताड़पत्र पे है तो थोड़ी ज्यादा होगी, भूर्ज पत्र पे है तो और कम होगी। तो इस प्रकार से निरंतर ग्रंथों को दोबारा दोबारा लिखा जाता था और उस परंपरा में उनको अच्छी तरह से लिखा जाता था। अलग अलग परंपराओं के अलग अलग ग्रंथ थे
अलग अलग विषयों के अलग अलग ग्रंथ थे, एक ही विषय में अलग अलग संप्रदायों के ग्रंथ हुआ करते थे, और विद्वानों में निरंतर इस पर बहस होती थी कि कौन सा पाठ सही है और कौन सा पाठ कम सही है। आज हम क्रिटिकल एडिशन की बातें करते हैं और सोचते हैं कि ये क्रिटिकल एडिशन पश्चिम से आई हुई चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के व्याख्या के बारे में शुरू में ही कहा है कि मैं, देखिए, सबसे पहले तो इसका संपाठ बनाऊंगा, उपादेयस्य संपाठः तद अन्यस्य प्रतीकनम। जो संपाठ है उसको रखूंगा, बाकी का मैं प्रतीकन कर दूंगा, उस पर कांटा लगा दूंगा कि भाई ये गलत है इसमें। तो क्रिटिकल एडिशन भी बना करते थे, और फिर जब वो प्रतियां बन जाती थी पांडुलिपियों की अच्छी एक संप्रदाय से, तो फिर वो देशांतर तक चला करती थी गुरु परंपरा में और शिक्षा परंपरा में। और ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी अच्छे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना होती थी तो वो 20-25 वर्ष के अंदर लगभग सारे भारत के अंदर फैल जाता था। और ऐसे बहुत से गुरुओं का विवरण मिलता है जिनके जीवन काल में ही देश के दूसरे कोनों से लोग आकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे उदाहरण है मधुराज योगी, जो कि कहीं दक्षिण के थे और वो कश्मीर जाकर अभिनव गुप्त के शिष्य बने। तो इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। और पूरी परंपरा थी कि पांडुलिपियों को कैसे ले जाया जाता था। जो ले जाने वाले ब्रह्मचारी कहिए या स्टूडेंट्स कहिए, विद्यार्थी होते थे, वो कैसे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उनके आवागमन की व्यवस्था, उनका रहना खाना इत्यादि, वो सब किस प्रकार से होता था, इसके बारे में साहित्य में बहुत सारे प्रमाण हैं। इतना समय नहीं है कि मैं वो उद्धृत कर सकूं। तो वो एक बहुत बड़ी परंपरा थी। इसीलिए जैसा आज हमें बताया गया अभी झा साहब के द्वारा कि आज 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं, और ये 1 करोड़ तो इसलिए है कि शायद 10 तो अब बची हैं, शायद 10 करोड़ तो इधर उधर हो गई, जला दी गई, विनष्ट हो गई इत्यादि, तो फिर भी 1 करोड़ है। तो ये लिखी जाती थी, देशांतर में जाती थी, इनकी लिपि प्रतिलिपि निरंतर बनती थी, ये कार्य होता था। और ये विद्या के शिक्षण प्रचार प्रसार का एक आवश्यक माध्यम था। तो लिखित भारत के अंदर इस प्रकार से एक बहुत ही विशेष माध्यम रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि केवल लिखित होने से, ये माना गया कि केवल लिखित होने से जो भी कविता है, शास्त्र है, या जो भी वाङ्मय है, वो हृदयंगम नहीं होता। अगर वो कंठस्थ हो जाए तो वो चिंतन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। उसमें केवल इतनी सी बात नहीं है कि आपको अगर कुछ कहीं से उद्धरण देना है तो आपको ग्रंथ की ओर नहीं जाना होगा, आप अपनी स्मृति से दे देंगे, केवल इतनी सी बात नहीं है। उसमें गूढ़ तथ्य यह है कि हृदयंगम होने से, कंठस्थ होने से उस पर निरंतर विचार होता रहता है। मैं केवल सबकॉन्शियस विचार की बात नहीं कर रहा, लेकिन वह विचार होता है और वो अपना हो जाता है। तो लिखित को इस तरह से परिवर्तित करना, उसको अपने भीतर बिठा लेना, ये अत्यंत प्राचीन काल से भारत में चलता आया है। ये हमारी परंपरा रही है, और इस लिखित और मौखिक के संबंध को समझना आवश्यक है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि मैंने कुछ जो बात रखी है वो शायद लाभप्रद हो, और बात काम की है या नहीं है, हमारे त्रिपाठी जी इसके ऊपर अवश्य मुझे बताएंगे कि मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ
अथवा दिग्भ्रम हो गया है मुझे, तो मैं आमंत्रित करता हूं कि त्रिपाठी जी हमारा मार्ग निर्देशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर गुप्त जी। आपने एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण आज दिया है, और आपके माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक चिंतन की नई दिशा प्राप्त होगी, क्योंकि आपने प्रारंभ में ही कहा था कि हमारे संपूर्ण वाङ्मय के विषय में पाश्चात्य विद्वानों का विचार ये रहा है कि हमारी ओरल कल्चर अधिक रही है, और उस ओरल कल्चर जब वो कहते हैं तो उसके पीछे एक छिपी हुई छोटी सी हीन भावना भी रहती है कि हम लोगों के पास में तो लिपि, वो हाँ ग्रीक लोगों के पास में लिपि थी, रोमन लोगों के पास में लिपि थी, लेकिन भारत में लिपि जो है वो हाँ कितनी प्राचीन है। ठीक है, हमारे ही अपने शिष्य प्रोफेसर फाल्क, हैरी फाल्क बर्लिन वाले, वो कहते हैं कि वो तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया, करवाया, मतलब स्वयं तो नहीं किया। और ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, अच्छा उनकी बात भी मान लेते हैं, तो वो मौर्य काल तक पहुंच जाते हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तक पहुंच जाते हैं कि हाँ ठीक है, वो जो नेशनल म्यूजियम में जो एक बुद्ध के अवशेषों वाला घट है, वो उसके ऊपर जिसमें कि बुद्ध के अवशेषों का वो लिखा हुआ है कि इसके अंदर बुद्ध के अवशेष हैं, तो ठीक है 400-500 साल ईसा पूर्व, लेकिन उसके पहले तो भारत के लोग लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। और हमारे हार्वर्ड के प्रोफेसर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिशाइल विंसल से कभी आप मिले होंगे, जिनका ये मानना है कि ये सिंधु घाटी की जो मुद्राओं के ऊपर जो ये जो चिन्ह हैं वो लिपि तो हो ही नहीं सकते हैं, भाषा तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 240 कुल मिलाकर के चिन्ह हैं, या अधिक भी हो सकते हैं, और अधिक आपने 2000 अभी सील्स का उल्लेख किया, हो सकता है कुछ अधिक भी मिले। तो इतने अधिक चिन्ह तो किसी भाषा में होते नहीं है, तो इसलिए तो ट्रेडमार्क हैं। जब हम अपना माल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर ये चिन्ह बनाए जाते थे, मिट्टी के टीकरों के ऊपर या पत्थर के ऊपर, तो ये सब। लेकिन क्या 240 क्या लिपि 240 चिन्ह होने से कोई लिपि कोई वो लिपि नहीं हो सकती है, या उसमें कोई भाषा नहीं हो सकती है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। चीनी भाषा में कितने हजार चिन्ह हैं, तो क्या उसमें क्या वो उसको लिपि नहीं मानेंगे आप? इजिप्शियन भाषा जो चित्रलिपि जो हिएरोग्लिफिक है, उसपे तो इससे अधिक चिन्ह हैं, लेकिन वो बड़ी सरलता के साथ में लोग उसको पढ़ते थे, समझते थे। तो ये जो विचार है लिपि का, ये मुझे लगता है कि ये इसमें भ्रांति इसलिए है कि हम लोगों की जलवायु ऐसी है भारत की कि जहाँ अत्यंत प्राचीन पांडुलिपियां दुर्भाग्य से सुरक्षित नहीं हैं, और संभवतः अगर हमको तुर्फान में या मध्य एशिया में अशुघोष के नाटक के शारदवती पुत्र प्रकरण के अगर कुछ पन्ने जो उस पर हैं, ताड़पत्र पर अगर नहीं मिल गए होते, क्योंकि वो वहां की मरुभूमि में सुरक्षित थे, रेत में, तो शायद हम लोग ये मानते कि हाँ प्रथम शताब्दी तक तो लिखे ही नहीं गए थे अशुघोष के नाटक। तो ये वो तो एक जिसे कहते हैं चांस फाइंड्स हैं, तो इसलिए कम से कम प्रथम शताब्दी में, और अगर कालिदास को लोग खींच खांच करके गुप्त काल तक ले आते हैं तो वो 375 से लेकर के और 413 तक का जो चंद्रगुप्त का काल है उसमें ले आते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ जो विक्रमादित्य के अगर वो समकालीन रहे होंगे तो वो तो लेखन का कितना सुंदर उल्लेख कुमार संभव में करते हैं कि हाँ कि वो जो वहाँ के जो भोजपत्र हैं हिमालय के, उसमें वो भोजपत्र, इतने अधिक भोजपत्र वहां पर हैं, इतने भोज वृक्ष होते हैं कि वहां पर वहां की जो सुंदरियां हैं वो उसको निकाल करके और वो एरू से या जो धातु राग उन्होंने कहा है उसमें वो प्रेम पत्र लिख करके अपने प्रेमियों को भेजा करती हैं। तो संकिता ये सब जो आप प्रथम सर्ग जो कुमार संभव का है उसमें आप देखेंगे कि लेखन कला का उल्लेख है। आपने बड़ी सुंदर बात कही वो महाभारत में कि जहाँ के लेखन का बड़ा बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है कि महाभारत ही स्वयं इस बात का प्रमाण है और महाभारत संभवतः इतना बड़ा था। लेकिन मुझे मेरे मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या वस्तुतः वेदों का उच्चारण, वेदों की परंपरा का आगे शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया जाना और ये सब और उनके शुद्ध रखने की, उच्चारण की शुद्धता की दृष्टि से उनका मौखिक अध्यापन अवश्य ही आवश्यक था। लेकिन ये जो संहिता है, संहिता ले करके आपने ग्रंथ शब्द के बारे में भी बताया, तो हमें हमारे जो आप ऋग्वेद की अनुक्रमणी देखें तो उसमें प्रत्येक सूक्त का एक एक ऋषि बताया गया है, या ऋषि के कई मंत्र भी हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा है कि एक ही सूक्त में 2-3 ऋषि भी हैं और वो बड़ी विचित्र बात है। तो उन्होंने कैसे इन मंत्रों का कलेक्शन किया, कैसे? हमारी तो परंपरा ये कहती है कि व्यास जो है वो व्यास या वो उनके अपने शिष्य परंपरा या जो शिष्यगण रहे होंगे उन्होंने सब ऋषियों के पास में भेजा कि क्योंकि ये तो जैसे कि फैमिली बुक्स कहते हैं कि ऋषियों के कुल थे, उन कुलों में उनके पुत्रों के पास में या उनके और शिष्यों के पास में ये सब मंत्र के मूलतः जो उनकी रचना उन्होंने की थी और वहां उन्होंने उनको सुना, वहां उन्होंने संकलित किया और संकलित करके सबको फिर संपूर्ण को संकलित करके संहिता का रूप दिया। लेकिन उसका संकलन कैसे हुआ होगा ये सोचिए, या संकलन क्या वो सारे शिष्य जो है या व्यास जी बैठ करके पहले उन्होंने सब रखा होगा शिष्यों इतना ये सारे कुल में जाकर के, तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी प्रकार से तो उन्होंने उसको तो ग्रहण किया ही होगा। केवल उन्होंने मानसिक रूप से या केवल अपनी स्मृति में उसको सुरक्षित रखा। ठीक है, हम सब मानते हैं कि उस समय की स्मृति जो है बहुत ही प्रबल हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई ऐसी परंपरा जरूर थी, कोई न कोई लिपि, कोई न कोई साधन ऐसा अवश्य था कि जिससे कि इतने सारे ऋषियों के पास जाकर के उनके पास में जो इतने सारे मंत्र और इतने सारे सूक्त थे उन सबका संग्रहण करना, संकलन करना और फिर उसका विभाजन करना कि अच्छा ये प्रथम ये, और विभाजन भी किस प्रकार से किया है कि कुछ कांडों में किया है, कुछ मंडलों में किया है, कुछ दो तीन प्रकार से उसका विभाजन है। तो आप जो है वो एक पूरी तरह की जो मौखिक परंपरा है उसमें इसकी कल्पना है। दूसरा, अब पाणिनि को ले लीजिए, पाणिनि का समय आप उसको बहुत ज्यादा आप आगे खींच लाएंगे तो चलिए ठीक है 500 ईस्वी पूर्व या 700 ईस्वी पूर्व से ना सही तो 500 ईस्वी पूर्व तो है ही। तो अब वो पाणिनि के विषय में पतंजलि ने लिखा है, कहीं किसी ने शंका की थी कि ये एक सूत्र जो है पाणिनि का 4000 सूत्र उन्होंने बनाए और 4000 सूत्रों में उन्होंने संपूर्ण वैदिक व्याकरण भी ले लिया और लौकिक व्याकरण भी ले लिया और उसमें कोई एक किसी ने शंका उत्पन्न की कि एक ये वाला सूत्र तो अनावश्यक है क्योंकि इस सूत्र की में जो बात है वो दूसरे सूत्र से अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। तो पतंजलि उसका खंडन
करते ही वो कहते हैं कि पाणिनि प्रातः काल संध्या वंदन से निवृत्त होकर के पूर्व की ओर अभिमुख होकर के और कुश के आसन पर बैठ करके बहुत चिंतन के उपरांत उन्होंने सूत्रों की रचना की है। और तो इसमें यहाँ एक वर्ण भी कहीं अतिरिक्त नहीं हो सकता है, बेकार नहीं है, उसमें एक पूरा सूत्र तो अब उसकी तो बात ही क्या है। अच्छा, अब वो सूत्र जो उन्होंने बनाए 4000 सूत्र बनाए, तो उसकी पाणिनि के अष्टाध्याय में जो आनुपूर्वी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है जी। इस सूत्र, क्योंकि उसकी आनुपूर्वी के ऊपर लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। विद्यानिवासी का भी एक ग्रंथ है कि ये उसका स्ट्रक्चर है पाणिनि की अष्टाध्यायी का, वो किस प्रकार का है। आज तो ऐसा है कि हम लोग जब संस्कृत के व्याकरण लिखते हैं तो वो संधि अलग और समास और कारक और तद्धित और कृदंत वो सब, ऐसा तो पाणिनि ने किया नहीं। लेकिन वो सूत्रों की जो आनुपूर्वी है, उसके बाद ये सूत्र, इसके बाद ये सूत्र, वो स्वयं अपने में पूर्ण है। तो उसको एक बार जब आप सब पूर्ण उसे कंठस्थ कर लेंगे या हृदयंगम कर लेंगे आपके शब्दों में, बहुत सुंदर आपने हृदयंगम की व्याख्या की है, तो फिर वो आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो केवल सूत्रों को बना करके अपने मन में रखा, उसके बाद में अगला सूत्र बनाया, उसको भी अपने मन में रखा और अपना 4000 सूत्र अपने मन में ही रखते चले गए और उसकी आनुपूर्वी भी उन्होंने अपने मन में रख ली। और साथ में और वो 8 और 10 वैयाकरणों का, अपने पूर्व के जो वैयाकरण है उनका उल्लेख करते हैं। अब हम स्फोटायनस से, ये कि लोग शाकल्य से, कहीं शाकल्य की चर्चा करते हैं, दूसरों की चर्चा करते हैं। तो और उसमें 32 उन्होंने पाद बनाए, 8 अध्याय बनाए और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद बनाए, ये भी सब मौखिक ही कर दिया। तो कुछ न कुछ तो किसी न किसी रूप में तो उन्होंने अंकित किया ही होगा उसको। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि पाणिनि के समय तक तो बहुत कुछ लिखित हो गया, क्योंकि ये तो महाभारत के भी बात का है ना, ये तो पूरी तरह से लिखा गया। लेकिन एक मैं मतलब जो आपकी शंका है उसके विषय में अपना विचार में रखना चाहता हूं कि आज से 50 वर्ष पूर्व तक जब मैं संगीत की शिक्षा ले रहा था तो बंदिशों को लोग लिखवाते ही नहीं थे। यानी बहुत से ऐसे घराने थे जो अपनी बंदिशों को लिखवाते ही नहीं थे, वो केवल सिखाते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि उनको इतनी सारी बंदिशें याद होती थी कि 1 या 2 या 4 लोग नहीं सीख सकते थे उनसे, तो वो 10 या 15 को सिखाते थे। कुछ बंदिशें किसको सिखाई, कुछ किसको सिखाई, और इस तरह से उनकी गुरु परंपरा में उसका संरक्षण होता था। तो ये जो वांग्मय का संरक्षण मौखिक रूप से या स्मृति रूप से हुआ है, ये एक ग्रुप वर्क था, ये एक कुल की परंपरा होती थी, गुरु की परंपरा होती थी, ऐसा मेरा अनुमान है। इसमें बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग बहुत कुछ याद करते थे, कुछ लोग दूसरे ढंग से उसे याद करते थे, लेकिन वो निरंतर आपस में मिलकर उसको संरक्षित रखते थे। अब ये वैदिक शाखाओं के बारे में होगा और यानी ब्राह्मणों के तक चलता रहा होगा, लेकिन बाद के तो सारे ग्रंथ लिखे ही गए हैं। पाणिनि से पूर्व भी जब महाभारत ही लिख दिया गया तो वो तो सब लिखित में ही रहा होगा। तो वैयाकरणों के समय तक तो ये पूरा लिखा ही गया है। और इसमें फिर ये सारी समस्याएं भी आ गई कि पाठ भेद क्या है। और फिर देखिए इसके साथ साथ एक 2 धाराएं चलती थी। एक धारा तो जो थी वो तो व्यास की थी कि इसमें जोड़ते जाओ, अपने मुख्य ग्रंथ में जोड़ते जाओ। फिर दूसरी धारा थी समास की कि भाई अब ये बहुत बड़ा हो गया, इसको छोड़ दो। जैसे परंपरा ये कहती है कि नाट्यशास्त्र में जो वृद्ध भरत थे उन्होंने 12 सहस्री की रचना की, और वे भरत मुनि ने कहा कि भैया ये तो आधा तो कूड़ा है, इसको छोड़ देते हैं, चलो 6 ले लेते हैं, उसको 6 सहस्री बना दिया। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये केवल इनका बनाया हुआ नहीं है, इसके अंदर तो एक ब्रह्मा की परंपरा है, एक शिव की परंपरा है, एक इनकी अपनी परंपरा है, इन 3 को मिलकर इन्होंने बनाया है। तो वास्तव में ये अलग अलग शाखाओं में बहुत कुछ संरक्षण चलता था और वो एक दूसरे से संरक्षण लेते रहते थे
और मैं तो यही मानता हूं कि वो सब ग्रुप वर्क था। ये ठीक है कि स्मृति की शक्ति अपार थी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी और आज भी मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं हम लोग जो जिनको संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण जैसा ग्रंथ जो 100 अध्यायों का गद्य में है, हाँ, पद्य को स्मरण रखना अपेक्षाकृत सरल होता है। आप कभी गायन की बात कर रहे हैं, आपने बहुत ही सुंदर बात कही है, लेकिन गद्य के रूप में और सस्वर उसमें भी स्वर है, बहुत कठिन है, बहुत तो कठिन। उसको भी याद रखने वाले लोग जो कि कई 100 पृष्ठों का है, उसको याद रखने वाले लोग हैं, अभी भी, आज भी हैं। तो एक बहुत ही वस्तुतः भारत की ये विशिष्ट जो मौखिक परंपरा है, ये अभूतपूर्व है। आपने कहा ये न भूतो भविष्यति है, तो इस पर हम लोगों को गर्व करना चाहिए। और गुटेनबर्ग गैलेक्सी जो है जिस रूप में इसका तिरस्कार करती है कि वो असल में वो मौखिक परंपरा तो थी, क्योंकि वो लिखना तो जानते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग लिखना चाहते तो लिख भी सकते थे, लेकिन हम लिखते इसलिए नहीं थे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लिखने से अशुद्धियों की संभावना अधिक होती है, और गुरुमुख से सुन करके यदि आप उसका स्मरण रखेंगे और उसके बाद अपने शिष्यों को देंगे तो उसमें उच्चारण की भी कोई समस्या नहीं है, और उसमें अशुद्धि की भी कोई समस्या नहीं है। कंठस्थाया विद्या सा प्रकाश्या सदा बुधई, कंठस्थ ही होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत ही नई बातें आपने कही, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें आपने बताया कि वो सामगान के विषय में जो आपने बताया कि किस प्रकार से उसको हम लिखते कैसे। वो तो सामगान जो है वो तो केवल अभी आप अंतिशों की बात जो कर रहे थे, तो सामगान तो सीखा जा सकता है, केवल गुरु चरणों में बैठ करके ही सीखा जा सकता है। इसी तरह से उदात्त अनुदात्त स्वरित, और फिर वो अष्ट विकृतियां जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो तो लिखित में आप लिखने छपी हुई हैं, देख लीजिए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। आप उसे पढ़ ही नहीं सकते, आप पढ़ ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते आप उसको, तो वो तो उसकी मौखिक परंपरा है। इसलिए वेद की दृष्टि से तो मौखिक परंपरा होनी ही थी, और उपनिषदों तक तो कम से कम चली ही है, वो निश्चित रूप से चली है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यज्ञ के लिए उसका उपयोग होता था, इसलिए उनका बहुत शुद्ध उच्चारण, सस्वर उच्चारण आवश्यक था। और आज छपे हुए रूप में आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसका एक ऐतिहासिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग अध्ययन करते हैं कि उस समय लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से, कुछ उसमें जो इधर उधर के उल्लेख हैं कि कुछ क्रियाओं का उल्लेख है, कुछ उसमें खाने पीने का भी उल्लेख है, कुछ और कुछ उसमें व्यवसायों का भी उल्लेख है, जिसमें कि कोई कहता है कि मैं कारुराम पिता भिषक प्रक्षणी नना, क्योंकि देखिए मैं तो कारु हूँ, मैं तो लेबर हूँ, या मैं मंत्र बनाता हूँ, और पिताजी हमारे जो हैं वो वैद्य हैं, और हमारी माता जी जो हैं वो दूसरों के घर में जाकर के अन्न पीसती हैं। सबके अपने अलग अलग काम है, सब अपना अपना करने के लिए, हाँ, कुछ न कुछ कमाने के लिए सब अपनी अपनी दृष्टि से जिसके पास जो प्रतिभा है उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग आज वेद से सीखते हैं, और बाकी जो उसका जो गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान है उसको तो हृदयंगम करने की सब में क्षमता है नहीं। तो इसीलिए वो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो एक सुपात्र को ही दिया जाता था। और ये वेदांत केवल वेद में ही नहीं, बल्कि आप वेदांत के साथ में वेदांत सार आप देखेंगे प्रारंभ में कि उसमें सबसे पहले तो
ये विद्या किसको दी जाए, शिष्य के क्या क्या गुण होने चाहिए, उन शिष्यों के गुण बताए गए हैं, गुरु के भी बताए गए हैं। तंत्र में काश्मीर में भी लिखे गए हैं विद्यारण तंत्र, उसमें गुरु के भी गुण हैं, और साथ साथ शिष्य भी कैसा होना चाहिए इसके भी गुण देखे हैं कि सब शिष्य जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं कि उनको विद्या दो तो बेकारी हो जाती है। तो इसीलिए कर्ण जब शकुंतला को विदा करते हैं और शकुंतला जो है डरती है, जब उन्हें पता चलता है कि शकुंतला ने दुष्यंत के साथ में इन दोनों का गांधर्व विवाह हो गया है, तो वो कहते हैं सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीया संवर्ता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, इसमें जैसे सुशिष्य को दी गई विद्या के बाद कोई गुरु जो है वो कोई परिताप नहीं करता है, उसी तरह से समझ लो कि मैं वो जो तुम दुष्यंत को मिल गई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे इस गांधर्व विवाह में। तो सुशिष्य की परिभाषा संभवतः ये बहुत अधिक आवश्यक थी, इसीलिए उसकी सुपात्रता देखी जाती थी। आपने जो वाल्मीकि के बारे में तंत्री लय समन्वित एक बात कही संगीत की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि कुश और लव को उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण बना करके और वो सुनाए, उसको कंठस्थ करा दी, और इस तरह से उसका गायन हो तंत्री के साथ में, वाद्य के साथ में, और उन्होंने राम के दरबार में जाकर के सुनाया। और उसी से ये कुशी लव नाम का, ये कुश और लव की जो विद्या थी, शायद सबसे पहले काव्य को एक गायन के रूप में इस प्रकार से सुनाने की जो प्रथा रही, उसी से संभवतः इसके कुशी लव शब्द का जन्म हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुश और लव दोनों का नाम आता है इस शब्द में। और त्रैगुण्योद्भव लोकमत्र चरितम नाना रसम दृश्यते नाट्यम भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधा एकम समाराधनम। बहुत अच्छी बात आपने कही इसमें कि वस्तुतः वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए ही इस नाट्य वेद, इसीलिए ये पंचम वेद है, इसको भी वेद ही कहा। एक बात, नई बात आपने कही कि नाट्य से ही मूर्ति का विकास हुआ। बहुत ही नई बात आपने कही कि मूर्ति कला का विकास वस्तुतः मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत सहमत हूँ इससे। ये नई बात मुझको पता चली, इस दृष्टि से मैंने सोचा नहीं मूर्ति कला पर और इस पर विग्रह, देव विग्रह का विकास काम किया है। देव विग्रह का विकास, नई बात बिल्कुल पता चली कि वो नर्तकी के अंदर वस्तुतः देवी की प्रतिष्ठापना करना, देवी को देखना, वस्तुतः जिस समय आप ठीक कह रहे हैं, जिस समय हम एक पात्र को राम का अभिनय करते हुए देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि वो पात्र कि वो एक हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का है जो कि राम की भूमिका में है, वो हमारे लिए राम ही हो जाता है। वो हम उससे राम के भाव से ही देखते हैं उसको। बिल्कुल विलक्षण प्रतीति। आपने जो नर्तकी जो है अगर किसी देवी का अभिनय करती है, दुर्गा का अभिनय करती है या सरस्वती का करती है, तो वो वही भावना आ जाती है मन में, और उससे फिर मृत्तिका की मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां उससे ट्रांसफर होकर के होती हैं। बहुत ही इसकी बहुत संभावना है, और इस पर आप थोड़ा सा और लिखिए और विचार करिए। इस पर बहुत अच्छा लगा। इस पे मेरा एक पूरा लेख आ रहा है 25 पृष्ठों का, जो अच्छा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रकाशित करेगा अगले सप्ताह, तो वो पूरा लेख है। अच्छा। हाँ, नृत्य से वैदिक नृत्य से मूर्ति पूजा का उद्गम। बहुत सुंदर। एक प्रति आपको मैं अवश्य भेजूंगा, अगर मैं अधिकारी हूँ तो फिर लज्जित ना करें। मैं तो चाहता हूँ कि आप उसको देखें, उसकी परीक्षा करें जरा। एक और बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, ये ग्रंथ के बारे में। ग्रंथ, अभी तक हम लोग ग्रंथ की परिभाषा ये समझते थे कि जो ग्रथित किया जाए, जैसे पत्र ग्रथित होते हैं वो ग्रंथ है, और उसमें एक छेद करके हम लोग एक रस्सी से उसको परस्पर पत्रों को बांध देते तो वो ग्रंथ हो गया। लेकिन आपने एक बड़ी नई परिभाषा की ग्रंथ की। आपने कहा नहीं, वो ग्रंथ वो है जिसमें कि सारे उस विषय के जो पूर्व विद्वान थे, हमारे जो पूर्व ऋषि थे, उन्होंने जो कुछ कहा है वो सब ग्रथित हो विचार, उन सब लोगों के विचार भी इस पुस्तक में ग्रथित हो जाएं,
और उसके साथ साथ एक नवीन विचार भी हो। जो व्यक्ति दया लिख रहा है वो तो अपने नवीन विचार देगा ही, लेकिन साथ साथ अपने पूर्वजों का भी उल्लेख करे और पूर्वजों के विचारों को भी संग्रहित करे उसमें। तो संग्रहित करे तो ये ग्रंथ वास्तव में ग्रंथ वो है जो किसी एक प्राचीन विद्वत परंपरा या ज्ञान परंपरा के ऊपर आधारित है। एक उसमें ठीक है नवीन उद्भावना है, लेकिन वो फिर भी एक खड़ा हुआ है, एक परंपरा के ऊपर खड़ा हुआ है। और जब हम पाणिनि को देखें तो यही बात है, यास्क को देखें तो प्राचीनतम आप उनको उदाहरण ले लीजिए, वो अपने से जो प्राचीनतम विद्वान है उनका उल्लेख करते हैं। बहुत अच्छा आपने ये ग्रंथ शब्द की जो परिभाषा दी, ये बहुत अच्छी है और बड़ी नई परिभाषा आपने दी कि संपूर्ण पूरी पूर्व परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। तो उदाहरण आपने दिए ही इसके अर्थशास्त्र आदि के। फिर ये हृदयंगम शब्द की जो आपने नई व्याख्या की कि वो विद्या वास्तव में वो है कि जो कंठस्थ है बस वही विद्या नहीं है। विद्या का वस्तुतः स्वारस्य क्या है, उसका भाव क्या है, उसका वस्तुतः उपयोग तभी है जबकि हम उसको आत्मसात कर लें, जब हम बार बार उसको सोचें, उस पर और विचार करें। और कहा भी यही गया है कि वस्तुतः गुरुस्तु पादमाचष्टे पादम वेत्ति स्वमेधया और तद विज्ञ चर्चया पादम और पादः कालेन बुध्यते। तो कहा कि गुरु जी जो हैं वो किसी भी विषय को केवल चतुर्थांश बताते हैं। चतुर्थांश तो आप गुरु से सीख लेते हैं, बाकी जो चतुर्थांश है वो आप अपनी बुद्धि से समझ लेते हैं और फिर आप उसके संबंध में जो पुस्तकें और पढ़ते हैं या अपने विद्वानों से चर्चा करते हैं तो फिर 1/4 आपको और समझ में आ जाता है और 1/4 फिर भी रह जाता है और वो फिर पादा कालेन बुध्यते। फिर वो कई वर्षों तक आप उस पर चिंतन करते रहते हैं, आपके मन में पड़ा रहता है, हृदयंगम हो जाता है। और वो जब आप बार बार उस पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं तो कई साल बाद अरे हाँ ये मतलब था इसका, अब समझ में आया। तो वो वस्तुतः बड़ी ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। हृदयंगम और कंठस्थ और हृदयंगम दोनों में अंतर आप बताती हुई जो आपने बात कही। तो एक ये पूरा का पूरा जो आपका ये भाषण था, ये बहुत ही आपने बहुत इस विषय पर बहुत गूढ़ चिंतन किया है और बहुत ही नए विचार हम लोगों को दिए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ जो आपने एक सोचने की भी नई दिशा दी और कई बहुत सारी नई बातें अपने भाषण में बताई। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सफल रहा और ये इसका NMM का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। यदि इस तत्वबोध कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर की कोई परंपरा हो और कोई प्रश्न पूछना चाहे और आप उसका उत्तर देने के लिए सहमत हो तो हम झा जी से कहेंगे कि वो 1, 2, 3 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अगर चाहें तो, क्योंकि इस तरह के विद्वानों का वक्ता चत्वादिशोन्यो न लभ्या कठोपनिषद में नचिकेता कहता है कि और किससे पूछूं जाकर के, अब इस विषय पर और कौन बताएगा, मुझको बताइए। वो कहते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है। अब एक मैं किसे जाके पूछूं, यमराज कुछ से नहीं पूछो है तो किसे पूछूंगा। तो वही है कि अगर आपको इस विषय पर कुछ पूछना है तो भरतगुप्त जी जैसे विद्वान से नहीं पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे। झा जी हाँ। आप पास की बैठ। हाँ सर, प्रश्नों को ईमेल के माध्यम से मंगा लेंगे जिनका भी प्रश्न होगा और सर को फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, तो वो समीचीन उनको जवाब वहां पे देंगे। हाँ ठीक, ये अच्छी बात। तो आप धन्यवाद करेंगे। जी 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 जी, आप चाहें तो कुछ समापन के रूप में कुछ बोल। जी 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 जी। आज का विषय जितना ही कॉम्प्लेक्स था और जिस सरलता से दोनों गुरुवरों ने इसको हमें समझाई है,
मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक रहा और इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रश्न उभर के आए हैं कि जैसे ही मिशन है, मिशन मैनस्क्रिप्ट के ऊपर में रिसर्च करती है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल वेद को देखता है, लेकिन एक ऐसे परियोजना को रिसर्च शोध की जरूरत है जो इन दोनों को मिला करके आगे ले करके जा सके इस विषय को। ये बहुत ही आवश्यक है और इसको जल्दी से जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। और ये कैसे होगा सर, ये आप ही लोग बताएंगे तो मैं उसको आगे करने में, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक विषय है और बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। मैं अपने तरफ से इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा मैं विस्तार करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं केवल धन्यवाद करना चाहता हूं आप दोनों गुरुवरों को कि आप लोग यहाँ पे आए और इस विषय पर एनएमएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपने इस विषय पे बातचीत की और इसको आगे जरूर हम लोग बढ़ा करके उसको लेके जाएंगे। मैं संस्था के सदस्य सचिव महोदय का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इन सब कार्यक्रमों को करने के लिए समय समय पर यथाचित निर्देशन और उसके लिए सहमति प्रदान की। मैं उन सभी विद्वानों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सब का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग किया। मैं खास करके एनएमएम की संगमित्रा वसु जी और डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने और एनएमएम के सारे सदस्यों का उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में हमें सहायता की। इसके साथ ही मैं आप सबका पुनः नाम करता हूँ। तो मैं एंड करता हूँ मीटिंग जी।